अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टॉपिक में हमने हाउ टू रिजॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है वो डिटेल से पढ़ा था। मैंने आप लोगों को साइंटिफिक मेथड जो है वो डिटेल से पढ़ाए थे कि कोई भी अगर साइंटिफिक प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं और वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। उन तमाम स्टेप्स को जिनको हम यूज़ करते हैं टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दी स्टेप्स आर नॉन एज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जो थे बेटे उसमें 6 जो स्टेप्स थे वो इन्वॉल्व थे। सबसे पहला था रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, द सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड इन द लास्ट इज रिजल्ट। ये चीज़ हमने जो बेटे है डिटेल में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ाए थे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे आज वो क्या है, हमारा टॉपिक नंबर 1.7 पेज नंबर 16 आप लोग ओपन करें। टॉपिक है हमारा थ्योरी एंड लॉज। When experiment prove a hypothesis correct, scientists use such hypothesis to making further hypotheses. When new hypotheses are again proved by experiment, the original hypothesis became a theory. A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. For example, the theory of evolution explains how species change over time through natural selection. Scientists keep on testing the theories by doing experiments. They try their best to disprove the theory. If a theory is proved again and again by experiments, it becomes a law or principle. A scientific law is a uniform or constant fact of nature. The examples of biological laws are Hardy-Weinberg law and the Mendel's law of inheritance. छोटा सा टॉपिक है हमारा। मैंने आप लोगों को बेटे हमने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि हम कोई भी बियोलॉजिकल हमारे पास अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। तो हमने पढ़ा था, सारे हमने मेथड डिटेल में पढ़े थे और जो एंड वाला हमारा स्टेप था वो हमारा क्या आया था बेटे, रिजल्ट आया था। तो जब हमारा कोई रिज़ल्ट आ जाता है और वो रिज़ल्ट ये चीज़ शो करता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा, हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सही साबित हुआ, पॉजिटिव आया, यानी कि वो हमारी हाइपोथेसिस के साथ जो है वो मैच करता है, देन फर्दर वो चीज़ रिजल्ट के आगे जो अगला काम शुरू होता है ना बेटे वो बनती है थ्योरी बन जाती है। और थ्योरी के बाद वही बात जो है जो सही प्रूव हो जाती है, जो करेक्ट होती है, वो क्या बन जाता है बेटे, वही चीज़ हमारी लॉ बन जाती है। तो यही थ्योरी और लॉ जो है ये हमने आज जो है स्टडी करना है। क्या हो गया कि जब हमने बेटे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट हमारा जो है वो करेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी, जो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस कही थी वो सही है। और इसका मतलब होता है कि उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए बियोलॉजिस्ट क्या करते हैं बेटे, वो बार बार क्या करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और जब हमारा एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट जो है बेटे वो ठीक साबित हो जाता है तो वही हाइपोथेसिस हमारी जो है वो क्या बन जाती है, इट बिकेम थ्योरी। वो एक थ्योरी बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। तो आप डिफाइन कैसे करोगे थ्योरी को? थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड रिपीटली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। ठीक है ना, उसी हाइपोथेसिस को जो हमारी करेक्ट साबित हुई बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे रिसर्चर जो हैं उस पर काम करते हैं और जब बहुत सारे साइंटिस्ट के काम करने से भी हमारा वही रिजल्ट आता है, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट हो जाती है, तो बेटे वो क्या बन जाती है, वो एक थ्योरी बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हमारी दो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन की थ्योरी से हमें क्या पता चलता है, एवोल्यूशन की थ्योरी से हमें पता चलता है स्पीशीज जो हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते गए। ठीक है ना, नेचर ने उनको सेलेक्ट किया, कुछ स्पीशीज़ ख़त्म होती गई, कुछ जो है वो आगे चलती गई। तो ये सारी भी एक थ्योरी थी और इस थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था। फिर क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो बेटे वर्किंग करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं इन थ्योरीज को बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। हर साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं ना, हर साइंटिस्ट उसी थ्योरी पे जो है वो वर्क कर रहे होते हैं और अपना काम बताते हैं, और जो है वो थ्योरी जो है वो प्रूव भी होती है, रिजेक्टेड भी होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई भी थ्योरी पे अगेन एंड अगेन बेटे काम होता रहे और वो थ्योरी जो है वो सही साबित हो, ठीक है ना,
कोई भी देखो, अगर एक थ्योरी बन गई है, उस पे एक साइंटिस्ट ने काम किया, 2 ने, 3 ने, और साइंटिस्ट आते गए और उसी थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट डिफरेंट करते गए, स्पीशीज चेंज होती गई, कोई उसी थ्योरी को लेके प्लांट्स पे काम कर रहा है, उसी थ्योरी को लेके एनिमल्स पे काम कर रहा है, लेकिन सबके जो हैं वो रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो ऐसी थ्योरी जो है बेटे ये क्या बन जाती है, वो बन जाता है लॉ। क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है, ठीक है। और लॉ क्या है? साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये एक यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ये एक लॉ बन जाता है और ये हर जगह फिर एक जैसा ही अप्लाई होता है, ठीक है ना। और इसकी कॉमन एग्जांपल जो लॉज की है, जैसे पहले हमने थ्योरी की एग्जांपल दी थी, एक कॉमन थ्योरी मैंने आपको बताई थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी तरह लॉज भी बहुत सारे हैं जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वेल नोन लॉ है वो है लॉ ऑफ हार्डी-वेनबर्ग, और दूसरा लॉ जो है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, तो ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक को एक की फॉर्म में जो है आपकी बुक में एक टेबल की फॉर्म में जो है आपको बताया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभार आपका जो है ना सिर्फ और सिर्फ टेबल ही जो है वो पेपर में ड्रॉ करना आ जाता है। आपको बेटे ये आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक समरी है। जितने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अभी तक आप लोग पढ़ के आए उनको डिटेल फॉर्म में जो है ये समरी की फॉर्म में जो है बेटे लिख दिया गया है। क्या लिखा है गौर से देखो बेटे, हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हो, इसको दोबारा एक दफ़ा हम जो है वो रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। कोई चीज़ अगर आपसे रह गई है, भूल गई है, तो उसको दोबारा हम लोग एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद जब आपको ऑब्जर्वेशन आपकी हो जाती है तो आपके पास आता है हाइपोथेसिस। क्या आती है? हाइपोथेसिस क्या होती है? हमारी खुद का अंदाज़ा, हम खुद ही अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये इस प्रॉब्लम का सलूशन है। फिर आपकी आती है डिडक्शन का मतलब होता है कि हम खुद से ही सोल्यूशन निकाल लेते हैं अपने अंदाजे से कि ये अगर इस तरह की चीज़ है तो इसका ये रिजल्ट होगा, अगर ये ऐसे हो रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है। वो खुद ही हम अपने अंदाजे से उसका ट्रीटमेंट बता देते हैं। कोई भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम फील हुआ है तो उसका हम खुद से ही रिजल्ट निकालने का एक मतलब बता देते हैं। फिर आपका आता है एक्सपेरिमेंट्स। जो आपने डिडक्शन आपने जो किसी कोई भी प्रॉब्लम का हल निकाला था उसको चेक आउट करने के लिए कि मैंने जो बात सोची है, जो मैंने हल निकाला है वो ठीक भी है कि नहीं ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए, उसको देखने के लिए कि आया वो सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे बेटे, हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट आपको मैंने कल बताया था। एक्सपेरिमेंट जो है उनको हम लोग 2 ग्रुप की फॉर्म में करते हैं हमेशा। एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स और एक होते हैं कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपके पास क्या आता है? रिजल्ट आता है। क्या आता है बेटे? रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आप रिजल्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग के बाद आपके पास क्या आता है कि अगर आपका रिजल्ट ठीक आता है, आपका एक्सपेरिमेंट ठीक साबित हो जाता है और एक्सपेरिमेंट जो है वो इस चीज़ को साबित कर रहा होता है कि जो आपने हाइपोथेसिस थी हमारी, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल उसके जो है अकॉर्डिंग आया, तो फिर क्या होता है कि बेटे वो चीज़ जो है वो क्या बन जाती है? वो एक थ्योरी बन जाती है। क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उस थ्योरी को चेक करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और अगर बार बार हर एक्सपेरिमेंट्स के सेम रिजल्ट्स आ रहे हों तो बेटे वही थ्योरी जो है वो किस चीज़ का अब क्या बन जाता है? वो बेटे लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। ये हमने आज क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया बेटे, हाउ टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सारे स्टेप जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी एक फ्लो चार्ट जो है, फ्लो शीट डायग्राम या फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये दी हुई है। ये आपने अच्छी तरह डायग्राम करनी है। और आपको बेटे थ्योरी की और लॉ की जो है वो 2 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, या आपकी एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ थ्योरी, या कोई सी 2 थ्योरीज लिख दें, या राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ एनी लॉ, ठीक है, किसी भी लॉ की एग्जांपल लिखिए। बेटे थ्योरी की एग्जांपल आपको यहाँ पे दी हुई है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी हुई है, और जो लॉ की डेफिनेशन आपको दी हुई है वो कौन कौन सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक तो दी हुई है हार्डी-वेनबर्ग लॉ, दूसरी कौन सी दी हुई है? मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये मेंडल जो लॉ है ये आगे हम जेनेटिक्स के चैप्टर में जो है वो डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में इतना ही है। अब हमारा मेरे ख्याल से इस चैप्टर का एक ही टॉपिक जो है वो बचा है,
तो इसको हम अब नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। इसे आपने अच्छी तरह आपने इसको करना है। ये पूरा एक ही क्वेश्चन बनता है। जब आपका क्वेश्चन पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हाउ टू सॉल्व जो है आपका, हाउ टू सॉल्व साइंटिफिक मेथड, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बेटे, तो आपने साइंटिफिक मेथड जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना, तो उसमें आपने थ्योरी और लॉ भी जो है वो मेंशन करना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद थ्योरी आती है ना, थ्योरी के बाद लॉ आता है। तो आपने इन दोनों को भी इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो शामिल करना है, और उसके एंड पे आपने फ्लोशीट डायग्राम भी बनानी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।